So hi everyone. Today we are starting SA 320 and SA 450. देखो 300 सीरीज में हमने 300 कंप्लीट कर लिया था, 315 कंप्लीट कर लिया था, 330 कंप्लीट कर लिया था, बचा था हमारा SA 320, उसको आज कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ साथ SA 450 को भी कंप्लीट करके चलेंगे, क्योंकि दोनों की कहीं ना कहीं इंटरलिंकेज आती है, तो आप समझ भी जाओगे। जब हम बात करते हैं SA 320 की, मेटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, ध्यान रखना, इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। देखो ऐसे 320 आप पहले भी पढ़ के आए होंगे, आप रिपीटेड हो स्टूडेंट हो तो, बट ऐसे 320 का हमारा कंटेंट चाहे एक पेज का है, बट इसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो काफी ऊपर तक चाहिए होता है। इसलिए हम थोड़ा सा इसको समझ के चलेंगे, थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे, बट इसमें हम अच्छे से समझ के चलेंगे, सो दैट बाकी कोई भी क्वेश्चन आए या फिर बाकी कोई ऐसे के अंदर इसका लिंक आए तो आप इजीली समझ सको। सर जब हम बात कर रहे हैं मेटेरियलिटी की, तो ये मेटेरियलिटी है क्या? सर जो यूजर के डिसीजन इन्फ्लुएंस करे वो मेटेरियलिटी है। जैसे हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बोल के चलते हैं, मिसस्टेटमेंट तो हमें पता है, जैसे अकाउंट, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर हमारे प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर के बीच में कोई भी डिफरेंस है एज पर एएफआरएफ और एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसे हम मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। बट जैसे ही वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा तो हम उसे बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सेम जो आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोल रहे हो, मटेरियल बोल रहे हो कि जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, वो कैसे डिसाइड करे सर, वो किस लेवल पे हम उसको मटेरियल मान के चले। जैसे मेरी 20 लाख की स्टेटमेंट है, एक 5 लाख की स्टेटमेंट है, तो मैं एक लेवल डिसाइड करके चलूंगा ना कि यार इस लेवल से ऊपर की जितनी स्टेटमेंट होगी वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करके चलेगी, सो उसे हम मटेरियलिटी मान के चलेंगे। जो उससे नीचे की स्टेटमेंट होगी वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, तो उसको हम इमैटेरियल मान के चलेंगे। तो इसीलिए उसी के बारे में बात करता है SA 320, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। इतना बेसिक आपको पता लगा। अब सर मटेरियलिटी हम डिसाइड करें, जैसे हमारा पूरा ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शन है, तो हमने एक 10 लाख डिसाइड कर लिया, हमारी मटेरियलिटी लेवल है। अब जो इससे ऊपर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी मिसस्टेटमेंट मिलेगी, 10 लाख से ऊपर की आपको 11 लाख की मिसस्टेटमेंट मिली, 15 लाख की मिसस्टेटमेंट मिली, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। यस सर, ये हमारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। बट सर हमें कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली 5 लाख की, कुछ मिली हमें 6 लाख की, तो ये आपकी इमैटेरियल होगी। यस सर, ये हमारी इमैटेरियल होगी। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। A materiality item are the such item which can impact the economic decision of user of financial statement. It is a relative term. जो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं उसे हम मटेरियलिटी बोल के चलते हैं। सर यूज कहां पे होता है मटेरियलिटी का? जब हम प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग की बात करें तो वो आता है हमारा SA 320 के अंदर। जब हम बात करते हैं आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट को इवेल्युएट करने के लिए, वो आता है हमारा SA 450 के अंदर। सर दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो जब हम प्लान करेंगे, प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं सर, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, एक टाइप से हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अब हम वहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इंक्वायरी करनी है, बेसिक बेसिक प्रोसीजर परफॉर्म करके चलना है। तो वहां पे भी हम देखेंगे ना कि यार हमने एक डिसाइड कर लिया कि 10 लाख हमारी मटेरियलिटी है, तो हम उसी के रिगार्डिंग ज्यादा फोकस रखेंगे ना कि जो 10 लाख या 10 लाख से अबव ट्रांजैक्शन है उसके रिगार्डिंग फोकस रखेंगे, उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे। यस सर, इसलिए प्लानिंग के टाइम हमें काम आता है जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिजाइन करके चल रहे हैं। परफॉर्मिंग के टाइप कब काम आएगा? जब हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते हैं, तो उसके डिजाइनिंग में भी काम आएगा। जब हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, यार कितना इन डेप्थ जाना चाहिए वो डिपेंड करेगा मटेरियलिटी कितनी है, तो वो सारे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि आपके वहां से जो मिसस्टेटमेंट निकल सकती है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो निकलेगी ना, उसके ऊपर डिपेंड करके चलेगा। बट कभी कभार हमारे लिए ऐसे होता है कि हमें कोई मिसस्टेटमेंट मिल गई, बट अब हमें पता करना है कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नॉन मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो वो जब इवेल्युएट करते हैं वो हम करते हैं SA 450 के अंदर। इसलिए हम दोनों को लिंक करके चलेंगे। इतना बेसिक आपको पता है ना, बस मोर देन इनफ है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके टेक्निकल में जाते जाएंगे। चार्ट्स पे आते हैं। जब हम बात करें SA 320 की, तो सर मैंने यहां पे ना एक लेवल डिसाइड करा 10 लाख। 10 लाख डिसाइड करा कि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर जितने भी मिसस्टेटमेंट होगी मैं उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मान के चलूंगा। ये मटेरियलिटी लेवल आ गई, ठीक है। इसके नीचे की, जैसे मेरे कोई 7 लाख की मिसस्टेटमेंट है, 4 लाख की मिसस्टेटमेंट है, 8 लाख की मिसस्टेटमेंट है, 2 लाख की मिसस्टेटमेंट है, ये सारी मेरे लिए इमैटेरियल हो जाएगी। ये जितनी भी मिसस्टेटमेंट है वो सारी मेरे लिए इमैटेरियल हो जाएगी। बट ध्यान रखना, इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे ना तब मेरे लिए इमैटेरियल है। इंडिविजुअली 7 लाख कंसीडर कर रहा हूं, 10 लाख से नीचे इमैटेरियल है। इंडिविजुअली 4 लाख कंसीडर कर रहा हूं, 10 लाख से नीचे इमैटेरियल है। बट जब मैं इन सबको क्यूमुलेट कर दूंगा, तो ये मेरी हो जाएगी 7 4 11 और 19 21 लाख। तो सर ये तो 10 लाख को एक्सीड कर गई। यस, क्यूमुलेटिवली हम देखेंगे तब हमारी ये बन जाएगी मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
तो आपको दोनों साइड से कंसीडर करके चलना है, इंडिविजुअली देखना है और साथ साथ क्यूमुलेट करके देखना है, एग्रीगेट करके देखना है ऑल दी अनकरेक्टेड स्टेटमेंट को कि वो आपके लिए मटेरियल है या नहीं है। तो सर हमने क्यूमुलेट करके देखा ये हमारे लिए मटेरियल हो गई, तो आपको इसको भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब सर मेरे पास एक डाउट आ रहा है कि सर ये मैंने 10 लाख डिसाइड कैसे किया। सिंपल सा डाउट है सर, आप बोल रहे हो कि 10 लाख से ऊपर की स्टेटमेंट को मैं मटेरियल मानूंगा, उससे नीचे की स्टेटमेंट को मटेरियल मानूंगा, तो ये 10 लाख मैंने डिसाइड कैसे किया। ये डिसाइड करते हो आप बेंचमार्क और प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करके। सर बेंचमार्क मींस इट मींस जैसे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, एसेट्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, इक्विटी हो गया, इनके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। सर इनके बेसिस पे कैसे डिसाइड करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दूं। सर मैंने डिसाइड करा 5% ऑफ प्रॉफिट, इससे ऊपर की जितनी भी आपको स्टेटमेंट मिलेगी सब मेरे लिए मटेरियलिटी होगी, क्योंकि यहां पे यूजर के डिसीजन इंफ्लुएंस कर सकते हैं। जो ये आपने प्रॉफिट लिया ये तो आपका हो गया बेंचमार्क। सर ये मैंने 5% कहां से लिया, ये ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के 5% लेगा, 6% लेगा, 10% लेगा, ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा। तो आपने ऐसे डिसाइड करा कि यार यूजर की डिसीजन है ना, 5% ऑफ प्रॉफिट के ऊपर जाते ही इंफ्लुएंस होने लग जाता है, तो हमने एक डिसाइड कर लिया 5% ऑफ प्रॉफिट। ये आपने एक प्रॉफिट एक बेंचमार्क ले लिया, यहां पे हम एसेट्स भी ले सकते थे, यहां पे हम ग्रोस प्रॉफिट भी ले सकते थे, रेवेन्यू भी ले सकते थे, इक्विटी भी ले सकते थे। तो सर हम कब ग्रोस प्रॉफिट लें, कब एसेट्स लें, कब इक्विटी लें, ये कैसे पता लगे। आपने बोला बेंचमार्क डिसाइड करना है, बेंचमार्क डिसाइड कर रहे हैं, बट किस बेसिस पे पता कर चलेंगे कि हम ग्रोस प्रॉफिट लेके चलें, इक्विटी लेके चलें, तो ये पूरा पूरा आपके फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सर कैसा फैक्टर्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर अगर मेरी कोई ऐसी एंटिटी है जिसका प्रॉफिट काफी वोलेटाइल है, काफी वोलेटाइल है, इट मींस आज 5 लाख है और नेक्स्ट ईयर हमारे लिए 50 लाख हो गया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमारे लिए 5 लाख आ गया, तो कहीं ना कहीं आपका ना फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है। अब इस फ्लक्चुएशन के ऊपर आपने बेंचमार्क सेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो आपकी मटेरियलिटी निकलेगी वो सही नहीं निकलेगी। यस सर, इसलिए उसके जगह हम कोई दूसरा बेंचमार्क लेंगे। जैसे उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू फ्लक्चुएट नहीं है, या फिर रिवेन्यू फ्लक्चुएट है, ग्रॉस प्रॉफिट देख लो, या फिर एसेट्स देख लो, इक्विटी देख लो। तो ये ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो वोलेटाइल है, तो एक काम करो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ना लिखे कोई दूसरा ले लो, या फिर आपकी जो स्ट्रक्चर है, एंटिटी का जो स्ट्रक्चर है, एंटिटी के अंदर डेट ज्यादा है, तो यूजर किस पे फोकस रखेंगे, या डेट वाले यूजर्स तो फोकस रखते हैं हमारे एसेट्स पे, क्योंकि उनको पेमेंट कौन करेगा, एसेट्स, बैक कौन करके रखता है, एसेट्स, तो एसेट्स के ऊपर फोकस रखेंगे। तो उस केस के अंदर आपको एसेट्स का बेंचमार्क लेके चलना है। तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं वो जो हम कंसीडर करके चलेंगे। इतना हम नहीं देखा सर, हमने 10 लाख डिसाइड करा। 10 लाख कैसे डिसाइड करा, ये बेंचमार्क के ऊपर डिसाइड करेंगे। बेंचमार्क जैसे हमारा प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इसको बेसिस पे डिसाइड करके चल रहे हैं। 10 लाख से जितने भी ऊपर की स्टेटमेंट होगी हम उसको मटेरियल मान के चलेंगे, नीचे की स्टेटमेंट होगी उसको इमटेरियल मानेंगे इंडिविजुअली, बट क्यूमुलेटिवली हमारी वो मटेरियल बन सकती है। सर ये हमने देखा बेस ऑन साइज, साइज इट मींस कि 10 लाख हमारा एक साइज ले लिया, उसके बेसिस पे हमने स्टेटमेंट को देखा कि ये मटेरियल है या नहीं है। बट सर नेचर भी तो हो सकता है। हम जब मिसस्टेटमेंट देखते हैं तो हम आगे ऐसे 450 के अंदर आपको बताऊंगा, तो मिसस्टेटमेंट क्या होती है हमारी, बेस ऑन साइज भी होती है प्लस में नेचर भी होती है। इट मींस साइज की बेसिस पे आपकी मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो सकती है और नेचर की बेसिस पे आपकी मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो सकती है। सर साइज की बेसिस पे तो आपने बता दिया कि जैसे हमने 10 लाख डिसाइड कर लिया उसके ऊपर हमारी मटेरियल होगी। नेचर की बेसिस पे कैसे हो सकता है, तो नेचर की बेसिस पे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। एक है आपका एग्जांपल मिसस्टेटमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ ₹5 लाख। आपको एक मिसस्टेटमेंट मिली कितने की, सर 5 लाख की मुझे मिसस्टेटमेंट मिली, मेरी मटेरियलिटी लेवल कितनी थी, 10 लाख। सर ये 10 लाख से कम किए, यस सर ये 10 लाख से कम किए, तो ये मटेरियल होगी, नहीं सर ये मेरे लिए नोट मटेरियल। बट सर एक सेकंड एग्जांपल हो रहा है, अनऑथराइज्ड बोनस इशू टू द डायरेक्टर। आपने कोई अनऑथराइज्ड बोनस इशू करा है एंटिटी ने डायरेक्टर को, कितने का, 2 लाख का, सॉरी 3 लाख का। अब एक बात बताओ सर, ये अनऑथराइज्ड बोनस है, सेकंड डायरेक्टर को इशू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूजर के डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसी है, तो यूजर के डिसीजन अगर इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं तो हम इसको मटेरियल मान के चलेंगे, चाहे इसका साइज छोटा क्यों ना हो, बट नेचर ऐसी आ गई ना, तो वहां पे आपको मटेरियल मान के चलना है। तो इसलिए जब भी आप मटेरियलिटी डिसाइड कर रहे हो तो आपका बेस ऑन द साइज भी हो सकता है, बेस ऑन द नेचर भी हो सकता है। साइज के बेसिस पे हम बेंचमार्क डिसाइड करके चल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम कंटिन्यू कर लेंगे, बट नेचर में आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट का नेचर कैसा है। अगर उसका नेचर इंफ्लुएंस कर सकता है यूजर के डिसीजन को, तो हम उसको मटेरियल मान के चलेंगे, अदरवाइज उसको मटेरियल मान के नहीं चलेंगे। सो इतना आपको पता चल गया कि नेचर की बेसिस पे होता है, साइज की बेसिस पे होता है हमारे मिसस्टेटमेंट। यस सर।
अब सर आपने बोला 10 लाख हम डिसाइड करके चल रहे हैं, उससे नीचे हमारे मटेरियल है और फिर क्यूमुलेट कर रहे हैं तो मटेरियल हो जाएगी। सर मैं कैसे रिड्यूस करूं? आप बोल रहे हो अगर मेरे क्यूमुलेट करके देखूंगा वो मेरा मटेरियल हो जाएगा। सर मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर मैं क्यूमुलेट भी कर लूं तो भी वो मटेरियल लेवल को क्रॉस ना करे, तो भी वो 10 लाख से अबव ना जाए। तो एक काम करो, एक आप डिसाइड करो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, आप एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड कर दो, सो दैट अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के नीचे की जो भी मिसस्टेटमेंट होगी आप उसको चाहे क्यूमुलेट भी कर लो, वो आपके मटेरियल लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो सर जैसे मेरी मटेरियलिटी लेवल थी 10 लाख, अब मैंने क्या करा, इससे नीचे एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी डिसाइड कर दी 1 लाख की, सो दैट अब 1 लाख से नीचे की मेरे को कोई मिसस्टेटमेंट मिली, ये मिसस्टेटमेंट मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली, जैसे 80 के हो गया, 95 के हो गया, या फिर मेरा 70 के हो गया, या फिर मेरा 10 के हो गया। अब मैं चाहे इसको कितना भी क्यूमुलेट क्यों ना कर लूं, तो ये 10 लाख से अबव जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर? बिल्कुल कम हो गई, बिल्कुल ना के बराबर हो गई कि हम इनको क्यूमुलेट भी कर ले तो भी ये 10 लाख से अबव नहीं जा सकता। तो ऑडिटर एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड कर लिया जिससे उससे नीचे की जितनी भी मिसस्टेटमेंट होगी वो उसको हम क्यूमुलेट भी कर ले तो भी वो हमारा मटेरियलिटी लेवल क्रॉस ना कर पाए। जिससे हमें क्या फायदा होगा सर? हमें यह फायदा होगा कि हमें क्यूमुलेट करके देखने की नीड नहीं है, हम सिर्फ इसको क्यूमुलेट करके देखेंगे, इस वाली मटेरियल स्टेटमेंट को क्यूमुलेट करने की नीड नहीं होगी। ये आपको फायदा हुआ। सेकंड, आपका टाइम सेविंग होगा, जब आप इन मटेरियल स्टेटमेंट को देखोगे ही नहीं तो आपको सिर्फ इतना देखना पड़ेगा, तो यहां पे आपका टाइम सेव होगा, आप स्पीड में वर्क कर पाओगे। तो इसलिए हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी डिसाइड करके चलते हैं। सर आपने इतना सारा बताया, हमने 10 लाख डिसाइड करा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड किया। अब सर ये 10 लाख डिसाइड करें, हर अकाउंट बैलेंस पे अलग अलग करेंगे क्या? जैसे इन्वेंट्री पे 10 लाख डिसाइड करा मैंने, ट्रेड रिसीवेबल पे मैंने 5 लाख डिसाइड किया, या फिर मैंने इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख डिसाइड करा, तो क्या मैं हर अकाउंट बैलेंस पे, हर लाइबिलिटीज पे, हर एसेट्स पे अलग अलग मटेरियलिटी डिसाइड करूंगा? बोलते हैं नहीं नहीं, नॉर्मली आपको बोला गया कि यार एक काम करो, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक मटेरियलिटी डिसाइड करके चलो, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे एक मटेरियलिटी डिसाइड करके चलो। बट उनको एक और बात बोली, देखो यार आप एक ही डिसाइड करो चल जाएगा, सारी जगह आप एक को यूज करो, बट किसी किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के अंदर, किसी डिस्क्लोजर के अंदर, किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि उससे यूजर के डिसीजन इंफ्लुएंस हो सकते हैं, अगर वो आपकी मटेरियलिटी से कम भी है तो आपको वो भी अलग से डिसाइड करके चलना पड़ेगा। इफ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, transactions, class of transaction, disclosure for which lesser a misstatement influence the decision of user। आपको पता है उसमें अगर मिसस्टेटमेंट, हमारी जो मेन मटेरियलिटी है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल की 10 लाख, उससे कम की भी कोई मिसस्टेटमेंट होगी तो उसके यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो एक काम करना, उस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए या उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या उस पर्टिकुलर आपके डिस्क्लोजर के लिए आप अलग से मटेरियलिटी डिसाइड करके चलना। डिटरमाइन डिफरेंट मटेरियलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस, उसके लिए आप डिफरेंट मटेरियलिटी डिसाइड करके चलोगे। नॉर्मली हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एक मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, बट अगर आपको लगता है किसी भी अकाउंट बैलेंस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर या डिस्क्लोजर के अंदर आपको डिफरेंट मटेरियलिटी चाहिए, लेसर अमाउंट की मटेरियलिटी चाहिए जिसे यूजर के डिसीजन इंफ्लुएंस ना हो, तो उस केस के अंदर आप डिफरेंट मटेरियलिटी डिसाइड करके चल सकते हो। इतना हमको बताया गया एसए 320 के अंदर। इतना बताया गया कि आपको बेस ऑन द साइज के बेसिस पे आप बेंचमार्क डिसाइड करके चलोगे। बेंचमार्क भी हमारे सर्टेन फैक्टर्स पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेंचमार्क हमें लेने चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट लेना चाहिए, वो सारी चीजें देखा। हमें एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी डिसाइड कर लेंगे, सो दैट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की जितनी भी नीचे की मिसस्टेटमेंट होगी उसको हम क्यूमुलेट भी कर ले तो वो मटेरियलिटी को एक्सीड ना कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाए, ऐसा हम भी करके चलेंगे। फिर हमने देखा नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट भी होती है। नेचर अगर आपकी साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट से छोटी है फिर भी वो आपका मटेरियल बन सकती है क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, मैंने क्या करा, मैंने यहां पे मटेरियलिटी डिसाइड करी, आपने बोला प्लानिंग के टाइम करेंगे, मैंने प्लानिंग के टाइम डिसाइड करी, परफॉर्मिंग के टाइम करेंगे, मैंने डिसाइड करी प्रॉपर मटेरियलिटी। अब ड्यूरिंग द ऑडिट मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जिससे मुझे लगता है कि यार जो मैंने 10 लाख डिसाइड की थी वो 10 लाख नहीं आनी चाहिए थी, वो 8 लाख आनी चाहिए थी, या वो 10 लाख नहीं आनी चाहिए थी, 12 लाख आनी चाहिए थी। अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो सर क्या मैं रिवाइज कर सकता हूं मटेरियलिटी? यस, आप रिवाइज करके चल सकते हो मटेरियलिटी इन केस becoming aware of the information during the audit that cause auditor to determine different amount initially। चाहे आप कम डिसाइड कर सकते थे या आप ज्यादा डिसाइड कर सकते थे, अगर वो इंफॉर्मेशन आपको पहले पता चल जाती तो वहां पे आप रिवाइज करके चलोगे अपनी मटेरियलिटी।
ध्यान रखना, अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता लगती है ड्यूरिंग एन ऑडिट कि यार अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे पहले पता लगती तो मैं 10 लाख की जगह 8 लाख भी डिसाइड कर सकता था, 12 लाख भी डिसाइड कर सकता था, तो आप रिवाइज करके चलोगे मटेरियलिटी। सर ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल की रिवाइज करने को बोल रहा है या ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की रिवाइज करने को बोल रहा है? तो ये दोनों के लिए रिगार्डिंग बोल रहा है। अगर आपको जिसमें भी लगे रिवाइज करने का तो वहां पे आप रिवाइज करके चल सकते हो। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। सर अगर ऑडिटर ने क्या कहा कि यार मैंने पहले 10 लाख डिसाइड की थी मटेरियलिटी, अब मैं उसको 8 लाख डिसाइड कर रहा हूं, इट मींस रिड्यूस कर रहा हूं अपनी मटेरियलिटी को, रिवाइज ही कर रहा हूं बट मैं अपनी मटेरियलिटी को लोअर मटेरियलिटी पे लेके आ रहा हूं, रिड्यूस करके लेके आ रहा हूं। तो सर यहां पे एक दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आएगी सर? सर जैसे ही मैंने ओरिजिनल मटेरियलिटी डिसाइड की थी यहां पे 10 लाख, उसी के बेसिस पे मैंने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड की थी कि यार मेरी 4 लाख परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगी, क्योंकि 4 लाख से नीचे की जितनी भी स्टेटमेंट मैं क्यूमुलेट कर दूंगा वो मेरी 10 लाख से एक्सीड नहीं करेगी। मैंने ऐसे एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड की थी। बट अब आपने क्या कर रहे हो? कंक्लूड कर रहे हो लोअर मटेरियलिटी। लोअर मटेरियलिटी कितनी करी सर? मैंने कंक्लूड करा 7 लाख। पहले मैंने 10 लाख डिसाइड किया था मटेरियलिटी, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं लोअर मटेरियलिटी जो कि मेरी अब हो गई 7 लाख। अब आपने जो 7 लाख डिसाइड की है इससे आपके परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के ऊपर दिक्कत आ सकती है। क्या सर क्या दिक्कत आ सकती है? अब एक बार बताओ सर, हमने डिसाइड किया था परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के नीचे की जो ये हमारी मिसस्टेटमेंट है, अगर मैं इनको क्यूमुलेट भी कर लूं तो ये मेरे 10 लाख से एक्सीड नहीं कर सकती। मैंने उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड की थी, बट अब मैंने रिवाइज करी मटेरियलिटी तो अब मेरी 7 लाख हो गई। तो कहीं ना कहीं अब जो ये क्यूमुलेट करूंगा मैं इसको, ये 7 लाख से तो एक्सीड कर सकती है ना सर। यहां सर वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। पहले 10 लाख तक की थी तो वहां पे प्रोबेबिलिटी काफी कम थी एक्सीड करने की, बट अब आपने 7 लाख कर दी तो कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के नीचे की क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट है वो आपकी एक्सीड कर सकती है ना, वो 7 लाख की मटेरियलिटी को। यस सर वो एक्सीड कर सकती है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा इज इट नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है? जैसे ही हम मटेरियलिटी को रिवाइज कर रहे हैं तो क्या हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है? और है तो उस केस के अंदर नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, वो भी आप चेक करके चलोगे। सर एक बात बताओ, अगर मैंने कंक्लूड कर रहा हूं हायर मटेरियलिटी, इट मींस पहले मेरी थी 10 लाख, अब मैं डिसाइड कर रहा हूं 12 लाख, अब मैं यहां 12 लाख डिसाइड कर रहा हूं, तो सर मुझे परफॉर्मेंस मेंटेलिटी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है क्या? अरे एक खुद बताओ सर, पहले मेरी इसकी जो क्यूमुलेट करा था वो 10 लाख से एक्सीड ही नहीं हो रही थी, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम थी। अब तो मैंने 12 लाख कर दी, अब तो होने के चांसेस और भी कम हो गए, तो वहां पे मुझे परफॉर्मेंस मेंटेलिटी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं सर, वहां पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब आपने रिड्यूस करी मटेरियलिटी तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के नीचे की जो भी क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट है वो आपकी 7 लाख से एक्सीड कर सकती है। इसलिए आप चेक करो कि आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर लगता है रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है तो आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी चेंज करके चलोगे और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी कंसीडर करके चलोगे। तो ये पूरी थी आपकी मटेरियलिटी के बारे में ऐसे 320। देखो कॉन्सेप्चुअल इसमें काफी चीजें, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैंने काफी डिटेल में गया था, बट इसमें इतना काफी आपके लिए, क्योंकि यहां से अगर एमसीक्यूज भी बने तो आप वहां पे इजीली करके आ सकते हो। आपको पता चल गया मटेरियलिटी कैसे डिसाइड होती है, साइज के बेसिस पे डिसाइड होती है, हमारी नेचर के बेसिस पे डिसाइड होती है, रिवाइज क्यों करते हैं मटेरियलिटी को, और रिवाइज भी कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं लोअर मटेरियलिटी को, तो उससे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को हम क्यों रिवाइज करते हैं, वो सारी चीज आपको पता लग गई। अब चलते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट पे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होगी? अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर लेस देन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। कितना? जो हमने 10 लाख डिसाइड किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, उससे हमने लेस डिसाइड किया टू रिड्यूस द लो लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। वो एक्सीड करने की, मटेरियलिटी को आपके एक्सीड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो इसलिए हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिसाइड करके चलते हैं। सर ये अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होती है, हम 450 के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। सर डिटरमाइन कैसे करें मटेरियलिटी को एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को व्हेन प्लानिंग द ऑडिट? तो देखो जब आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो आप डिटरमाइन करके चलोगे बेंचमार्क। While establishing overall audit strategy, auditor shall determine materiality for the financial statement as a whole। हम प्लानिंग के टाइम डिसाइड करके चलेंगे materiality for the financial statement as a whole। Auditor should set a benchmark on the basis of which he perform the audit procedure। आप एक बेंचमार्क सेट करके चलोगे जिसके बेसिस पे आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करके चलते हो। ये भी हम देख के चले हैं। Auditor shall determine performance materiality for assessing risk of material misstatement and determining nature, time, extent of further audit procedure।
हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिसाइड करके चलते हैं सो दैट हम असेस कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कहां पे हमारी मटेरियलिटी को क्रॉस कर सकती है, वो हम असेस कर सके। सेकंड, हम नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड कर सके। इसीलिए हम जब रिवाइज करते हैं ना, तो हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ साथ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी चेक करते हैं कि वहां पे भी रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि ये पूरा आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के ऊपर ही डिपेंड करके चलता है। सर, अगर कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर ऑफ विच मिसस्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, या आपको कोई अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर की जो आपकी मटेरियलिटी है वो आपकी लोअर है, लोअर देन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, तो उस केस के अंदर आप डिफरेंट मटेरियलिटी को डिटरमाइन करके चलोगे उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, उस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में, उस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के अंदर। इसी के रिगार्डिंग हमारे एक ग्रुप ऑडिट के अंदर हो रहा था मटेरियलिटी फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो हम बात कर रहे हैं वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने सारी सब्सिडरीज को, सारी जॉइंट वेंचर्स को, एसोसिएट को इंक्लूड कर दिया। अब उसके ऊपर मटेरियलिटी हम कुछ अलग तरीके से निकालते हैं, वो हम ग्रुप ऑडिट के अंदर देख के चलेंगे। अब आते हैं सर, यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। कैसे बेंचमार्क को डिसाइड करते हैं, उस सारी चीजों के रिगार्डिंग बात करते हैं। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हमने देखा था सर, ये हमारे बेंचमार्क और प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिटरमाइन करता है कि हम मटेरियलिटी कितना डिटरमाइन करके चलेंगे। A percentage is often applied to the chosen benchmark as a starting point in determining materiality for the financial statement as a whole। हम परसेंटेज लिख के चल रहे हैं बेंचमार्क के ऊपर। जैसे मैंने प्रॉफिट लिया बेंचमार्क, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेंचमार्क लिया, तो यहाँ पे मैं 5% ले सकता हूँ, 1% ले सकता हूँ, वो मैं डिटरमाइन करूंगा, वो मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करके चलेगा। सर, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा बेंचमार्क लूंगा, एप्रोप्रिएट बेंचमार्क कौन सा होगा, इसके रिगार्डिंग देखते हैं। नेचर ऑफ एंटिटी, वेयर एंटिटी इज इन लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बेंचमार्क आपको लेना चाहिए। जैसे सर मैं बोलूं मेरी है ना मैच्योर्ड कंपनी है, मैच्योर्ड कंपनी है, तो कहना कि आपका प्रॉफिट क्या होता है, स्टेबल होता है, आपका रेवेन्यू क्या होता है, स्टेबल, तो उस केस के अंदर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, हम डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों जाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, यूजर ज्यादातर फोकस कहां पर रहेगा, प्रॉफिट के ऊपर फोकस रखेगा ना, इसलिए हम प्रेफरेंस देते हैं प्रॉफिट को। उसके बाद हम धीरे धीरे करके आते हैं ग्रोस प्रॉफिट, रेवेन्यू, फिर हमारे एसेट्स पे, वो हम डिसाइड करके चलते हैं एक एक करके। फिर सर सेकंड, एंटिटी की ओनरशिप स्ट्रक्चर द वे इट इज फाइनेंस। अगर आपको लगता है कि यार ये डेट बेस्ड कंपनी है, तो उस केस के अंदर डेट वाले जो भी यूजर्स होंगे वो किस पे फोकस रखते हैं, सर वो फोकस रखते हैं मेनली एसेट्स पे, क्योंकि डेट को बैक करता है एसेट्स, तो उस केस के अंदर उनका फोकस रहेगा एसेट्स पे, तो उस केस के अंदर आप एसेट्स ले सकते हो। रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, अगर आपको लगता है यार वोलेटिलिटी ज्यादा है बेंचमार्क के अंदर, तो आप दूसरा बेंचमार्क डिसाइड करके चलोगे। जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर आपको ज्यादा वोलेटिलिटी लगती है, तो उस केस के अंदर आप ग्रॉस प्रॉफिट ले सकते हो या फिर रेवेन्यू लेके चल सकते हो। एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, वेदर देयर आर आइटम ऑन विच अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू बी फोकस। अगर यूजर बोलता है यार हमें फोकस है हमारा मेनली एसेट्स के ऊपर है, तो आप एसेट्स के बेंचमार्क लेके चलोगे, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा यूजर का फोकस पर्टिकुलर किस आइटम पे है, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हो बेंचमार्क को। तो ये आपके फैक्टर से जिसके बेसिस पे आप बेंचमार्क डिसाइड करके चलोगे। नेचर ऑफ एंटिटी, किस लाइफ साइकिल में एंटिटी, उसके बेसिस पे हमारा फैक्टर कंसीडर करा जाएगा एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। सेकंड, आपको लगता है यार यहाँ पे एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, किस वे में इसको फाइनेंस किया गया है, उस पर डिपेंड करेगा। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यूजर का फोकस क्या है, उस पर्टिकुलर आइटम पे भी डिपेंड करके चलेगा। अभी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, परसेंटेज अप्लाइड टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी हायर देन द परसेंटेज अप्लाइड टू द टोटल रेवेन्यू। सर मैंने डिसाइड किया मेरा 10 लाख मटेरियलिटी होनी चाहिए। सर ये मैं डिसाइड कर रहा हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, जो कि मेरा 1 CR है। एक है मेरा रेवेन्यू जो मेरा 10 CR है। सर अगर मैं प्रॉफिट पे परसेंटेज लूंगा तो कहीं ना कहीं मैं 10% लेके चलूंगा, बट रिवेन्यू परसेंटेज लूंगा तो वहां पे 1% लेके चलूंगा, क्योंकि रिवेन्यू इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म आपका हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा होगा। तो जब भी आप रिवेन्यू के ऊपर परसेंटेज लगाओगे तो आपकी परसेंटेज कम होगी, जब आप प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज लगाओगे तो उसकी परसेंटेज आपकी रिवेन्यू से ज्यादा होगी। यस सर, उसी के रिगार्डिंग बोला गया नॉर्मली परसेंटेज अप्लाइड टू द पीबीटी विल बी हायर देन द परसेंटेज अप्लाइड टू द टोटल रेवेन्यू। क्योंकि रेवेन्यू जैसे आपका 10 CR है और आपको 10 लाख मटेरियलिटी लेनी है, तो यहाँ पे आप 1% लगा के चलोगे, बट प्रॉफिट के केस में आपको 10% लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो आपका परसेंटेज है वो आपका प्रॉफिट में ज्यादा होगा, रेवेन्यू के अंदर कम होगा। वही बेसिक बात की गई। फिर आता है रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी।
ऑडिटर सेल रिवाइज मेटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवाइज कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर का आप रिवाइज कर सकते हो इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड कोस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन डिफरेंट अमाउंट इनिशियली। अगर आपको वो इंफॉर्मेशन पहले पता लग जाती तो आप डिफरेंट अमाउंट को डिटरमाइन करके चलते, तो उस केस के अंदर आप रिवाइज करके चल सकते हो। अगर सर ऑडिटर ने कंक्लूड करा लोअर मेटेरियलिटी देन द इनिशियली डिटरमाइंड इज एप्रोप्रिएट, तो उस केस के अंदर आपको कंसीडर करना है वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, आपको परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है क्या, एंड वेदर नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिमेन एप्रोप्रिएट और नॉट, वो भी आप कंसीडर करके चलोगे, क्योंकि हम परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी के ऊपर ही डिसाइड करते थे हमारा डिटरमाइनिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्योंकि जब हम पूरे परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को चेंज करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज हो सकता है, आपको वो भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा पूरा ऐसे 320 था। तो 320 के अंदर आपको यही याद रखना है, एक हमारी मेटेरियलिटी होती है बेस्ड ऑन द साइज और नेचर के बेसिस पे हम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। साइज के बेसिस पे हम देख रहे हैं तो हम बेंचमार्क डिसाइड करके चलेंगे, बेंचमार्क के सर्टेन फैक्टर्स होते हैं। फिर हमें क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट को भी रिड्यूस करना है, प्रोबेबिलिटी कम करनी है, तो हम परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को भी लगा के चलते हैं। फिर हमने देखा था रिवाइज कर सकते हैं मेटेरियलिटी, यस हम रिवाइज करके चल सकते हैं मेटेरियलिटी, उसके रिगार्डिंग हमने सर्टेन चीजें देखी। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऐसे 320 क्वेश्चन नंबर 1, CAB was appointed as an auditor of ABC Limited for the financial year 23-24. During the course of planning for the audit, CAB intended to apply the concept of materiality for the financial statement as a whole. पूरे financial statement पे आपको materiality decide करके चलना है। Please guide him with respect to the factors that may affect the identification of appropriate benchmark. And what benchmark should he adopted by CAB if ABC Limited is engaged in? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ एयर कंडीशनर हैविंग रेगुलर प्रॉफिट है तो उस केस के अंदर आप क्या बेंचमार्क लेके चलोगे, या फिर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इनकर्ड लॉसेस इन द प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू द पेंडेमिक, तो कहीं ना कहीं आपका पीबीटी रेगुलर नहीं है, पीबीटी वोलेटाइल है, तो इसके केस के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है। तो सर सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा, फैक्टर्स किस किस के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो वो नेचर ऑफ द एंटिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाइफ साइकिल क्या है, सेकंड वोलेटिलिटी कितनी है, थर्ड एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोर्थ यूजर का फोकस किस पे किस पर्टिकुलर आइटम पे, वो भी हम कंसीडर करके चलेंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। इसके बाद जब हम बात करें सर हमारा कोई रेगुलर प्रॉफिट है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ एयर कंडीशनर में, तो उसके अंदर बेंचमार्क लेके चल सकते हैं। तो यहां पे आया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि रेगुलर प्रॉफिट है डायरेक्ट प्रॉफिट का लेके चल सकते हो, बट यहां पे हमारा पीबीटी वोलेटाइल है, तो अब क्या करें, तो इस केस के अंदर सर हम रिवेन्यू देख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हैं। बट सर मुझे एक डाउट है, जब मेरा पीबीटी वोलेटाइल है तो कहने के मेरा रेवेन्यू भी वोलेटाइल होगा, हाँ हो सकता है, बट जब तक गिवन ना हो जब अब तक हम मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि आईसीआई जो फॉलो करके चल रहा है ना हमें वही फॉलो करके चलना पड़ेगा। होने को तो यहाँ पे हम एसेट्स भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे एसेट्स लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आईसीआई ने यहाँ पे एसेट्स नहीं लिया। तो इसके रिगार्डिंग आपने फैक्टर्स लिख दिए। इन केस ऑफ एबीसी लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल ऑफ एयर कंडीशनर, तो उस केस के अंदर पीबीटी हम लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इन केस ऑफ एबीसी लिमिटेड इज एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इस केस के अंदर आप रेवेन्यू लेके चल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CAB the auditor may consider the criteria relevant to the audit of entities undertaking public utility program and projects. अगर कोई एंटिटी आपकी पब्लिक यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करती है तो उस केस के अंदर आप अपने एसेट्स को भी बेंचमार्क लेके चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसी के रिगार्डिंग ना आप कुछ पॉइंट्स लिख लो। सर अगर पीबीटी रेगुलर है तो हमारा बेंचमार्क क्या होना चाहिए, पीबीटी होना चाहिए। सर अगर पीबीटी वोलेटाइल है तो हमारा होगा रिवेन्यू और पर्टिकुलर ग्रॉस प्रॉफिट। सर अगर इनके बारे में भी गिवन है रिवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट भी वोलेटाइल है, ऐसी चीज नहीं दी हुई, तो उस केस के अंदर आप एसेट्स के ऊपर बेंचमार्क लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके अलावा अगर मेरी डेट बेस्ड कंपनी है तो इस केस के अंदर आपको एसेट्स लोगे तो बेटर रहेगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन्हीं को चूज करके आना, सो दैट आईसीआई से आंसर हमारा मैच करके चले। Next, question number 2. While assessing the impact of uncorrected misstatement in an audit of Mini Builders Private Limited, Mr. Gautam encountered a significant issues related to the calculation of materiality on revenue.
The initial materiality calculated based on the estimation figure provided by the management to estimate full year extrapolated the sales of 11 month to arrive a figure of 12 month. However, given in the nature of mini builders as a company in the construction sector where monthly sale exhibits substantial variation, a unique channel emerged. The actual sale for the last month deviated significantly from the estimated sale due to expected slowdown in the project completion. As a result, the last month actual sale represent only 30% of estimated sales. अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, सर मैं लेके चल रहा हूं मेटेरियलिटी रिवेन्यू के ऊपर, अभी मेरा रिवेन्यू ओनली 11 मंथ का हुआ है, 12 मंथ का भी हुआ नहीं है, तो मैंने क्या करा, 12 मंथ का मैंने एक्सपेक्टेड ले लिया, तो 11 मंथ का लिया मैंने, 12 मंथ का एक्सपेक्टेड ले लिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, 11 मंथ का मैंने 10 लाख ले लिया था, एक्सपेक्टेड 12th मंथ का ले लिया था मैंने 2 लाख, तो टोटल मैंने मेटेरियलिटी ले ली थी 12 लाख। बट अब क्या हुआ, एक्चुअल में जब हमने देखा 12 मंथ का रेवेन्यू, तो आपका ओनली 30% था एस्टिमेटेड सेल के। इट मींस 2 लाख का नहीं था आपका, ओनली 30% था, इट मींस आपका 60,000 था। तो अब आपकी मेटेरियलिटी कितनी होनी चाहिए थी एक्चुअल में, सर मेरी मेटेरियलिटी होनी चाहिए थी 10 लाख प्लस 60K, तो कहीं ना कहीं मेरा 10.6 होना चाहिए था। बट मैंने स्टार्टिंग में कितनी ले ली, सर मैंने स्टार्टिंग में 12 लाख ले ली मेटेरियलिटी, तो कहीं ना कहीं जो ये डिफरेंस आया, अगर ये चलो 50,000 का 60,000 का डिफरेंस था, ऑडिटर को लगता है यार विद इन रीजनेबल डिफरेंस है, उसके अंदर हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है जिससे आपके डिसीजन में चेंजेस हो सकते हैं, तो वहां पर आपको रिवाइज करके चलना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे ऐसा ले लूं कि यहां पे मैंने 4 लाख लिया, तो यहां पे मेरा 14 लाख हो गया रिवेन्यू। अब इसका 30% कितना होगा सर, 1.2 लाख, तो मेरा अब कहीं ना कहीं एक्चुअल मेटेरियलिटी कितनी होगी मेरी सर, रिवेन्यू कितना होगा सर, 10 लाख प्लस 1.2, ओनली 11.2 लाख। अब मैं डिसाइड करना था मुझे 11.2 लाख के ऊपर मेटेरियलिटी, बट मैंने डिसाइड किया था 14 लाख के ऊपर मेटेरियलिटी, तो कहीं ना कहीं जो मेटेरियलिटी लेवल आई होगी वो उसमें फ्लक्चुएशन आया होगा, यस सर, तो इसलिए मुझे रिवाइज करके चलनी पड़ेगी, मेटेरियलिटी एक्चुअल के बेसिस पे लेके चलनी पड़ेगी। नाउ मिस्टर गौतम कन्फ्रंटेड विद द डिलेमा रिगार्डिंग द अप्रोच to evaluate uncorrected misstatement using the previously calculated materiality. Kindly guide Mr. Gautam in the light of relevant standard on auditing. आप इसको गाइड करके चलो, क्या गाइड करेंगे हम, रिवाइज करके चलेंगे मेटेरियलिटी। सबसे पहले तो आप बताओ कि रिवाइज कब कब कर सकते हैं, और रिवाइज करें तो हमारी लोअर मिसस्टेटमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम वहां पे परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को इवेल्युएट करके चल सकते हैं, तो वो भी आप कंसीडर करके चलोगे। तो इस केस के अंदर हमारी परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो रही है मेटेरियलिटी, यस सर, तो उस केस के अंदर हमारे परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को भी चेंज करना पड़ सकता है, हम वो चेक करके चलेंगे। Reassessment is a crucial to the confirm the ongoing appropriateness of materiality in light of entity's actual financial statement. Before the audit process to assess the effect of uncorrected misstatement, it is become necessary to adjust the materiality calculation under SS 320 based on the now available actual financial result. उसके बेसिस पे हमें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, करना चाहिए, एज पर द रिवाइज करके चलनी पड़ेगी मेटेरियलिटी को। अब यहां पे आपको पूरा पूरा बताया गया रिवाइज कैसे करते हैं, कब करते हैं। लोअर अमाउंट डिटरमाइन होता है तो हमें कंसीडर करके चलना है परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को भी, रिवीजन हम करके चलेंगे उसके रिगार्डिंग डिफरेंट अमाउंट इनिशियली हमने डिटरमाइन किया, तो हम रिवाइज करके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे वही दोनों पॉइंट लिख के चले, यस। फिर हमारा आया यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस, पूरा फैक्ट ऑफ द केस बताया, और इस केस के अंदर हम रीअसेस करके चलेंगे मेटेरियलिटी दैट इनिशियली डिटरमाइंड अंडर द एसए 320 टू एंश्योर दैट इट इज कंटिन्यू वैलिड इन लाइट ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, साथ साथ नीचे टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। Gotham must reconsider the performance materiality and the appropriateness of nature timing extent of further audit procedure. सर अगर मैं ऐसा बोलता, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ऐसा बोलता कि हाँ मेरी 30% की जगह 120% है, 120% है, मैं ऐसा बोलूं 150% है, तो कहीं ना कहीं जो मैंने 4 लाख लिया था पहले एक्सपेक्टेड रिवेन्यू ऑफ 12th मंथ, अब कितना होगा सर मेरा, 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 लाख हो जाएगा। तो इट मींस पहले मैंने 14 लाख पे रिवेन्यू के बेसिस पे मेटेरियलिटी डिसाइड की थी, अब मुझे 16 लाख पे डिसाइड करनी पड़ रही है। तो यस सर मैं रिवाइज करके चलूंगा मेटेरियलिटी, बट क्या मुझे परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को इवेल्युएट करना पड़ेगा क्या, नहीं सर, वहां पे इवेल्युएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, रिड्यूस हो रही है मेटेरियलिटी या आपकी इंक्रीज हो रही है, तो उसके ऊपर आपका डिपेंड करके चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है, ये भी सेम टू सेम है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छे से करके आना, रिटर्न में करके आना, लिख के करके आना। ये पूरा पूरा हमारा एसए 320 की बात थी। अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं एसए 450 को, वो भी फटाफट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा 20 to 25 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो एक ब्रेक लेते हैं फटाफट 1 मिनट का, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
सो यस, अब ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करते हैं एसए 450 को। जब हम बात कर रहे हैं एसए 450 की, तो ये भी 320 से लिंक होता है। एसए 450 इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग द ऑडिट। आपको मिसस्टेटमेंट मिल गई जब भी आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला, या फिर आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, आपको मिल गई मिसस्टेटमेंट। आप करेंगे उसको इवेलुएट। हम सारी जगह बात करके चलते हैं सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट यहां पे देखेंगे सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए और इमटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए, वो देखेंगे। सर हम यहां पे भी वहां पे देखते थे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट या फिर अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, तो उसके रिगार्डिंग उसका मतलब क्या है वो भी हम यहां पे एसए 450 के अंदर देख के चलेंगे। जब हम बात करें एसए 450 की ऑन आइडेंटिफाइंग द मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिटर इवैल्यूएट करके चलेगा वेदर सच मिसस्टेटमेंट इज विद इन द क्लियरली ट्रिवियल लेवल और अबोव, इट मींस इनकॉन्सिक्वेंशियल। जैसे हम एसए 250 के अंदर देखते थे, जब हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे हम लॉ एंड रेगुलेशन के जो नॉन कंप्लायंस है अदर देन इनकॉन्सिक्वेंशियल वाले मैटर्स को कम्युनिकेट करके चलते थे। वहां पे भी मैंने आपको बताया था अदर देन इनकॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स अब कौन से हो सकते हैं, वो हम एसए 450 के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। सर कहीं ये हमारा इमटेरियल तो नहीं होता? नहीं, इमटेरियल और इनकॉन्सिक्वेंशियल मैटर दोनों अलग अलग होते हैं। एक होता है आपका क्लियरली ट्रिवियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिक्वेंशियल। एक होता है आपका इमटेरियल। देखो क्लियरली ट्रिवियल वाली मिसस्टेटमेंट ऐसी होती है जिनको आप अगर क्यूमुलेट भी कर लो तो भी ये आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो नहीं बन सकती, कभी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं बन सकती। इट मींस वो मटेरियलिटी को कभी भी क्रॉस करके नहीं आ सकती। वो होते हैं हमारे क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल वाले मैटर। ठीक है, इमटेरियल क्या होगा? जब आप इनको क्यूमुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मटेरियलिटी को एक्सीड कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं इमटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब हम क्यूमुलेट करके देखते हैं तो हमारे मटेरियलिटी को एक्सीड कर सकती है, वो हमारे इमटेरियल हो गया। क्लियरली ट्रिवियल वाली मिसस्टेटमेंट वो होती है जहां आप चाहे कितना भी क्यूमुलेट क्यों ना कर लो, वो आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की जो लेवल है उसको क्रॉस कभी नहीं कर सकती। तो ये डिफरेंस होता है क्लियरली ट्रिवियल और इमटेरियल में। दोनों में आप मिक्स मत कर देना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर अगर कोई क्लियरली ट्रिवियल वाली लेवल की मिसस्टेटमेंट मिल जाती है तो उसको क्या करें, उसको करके चलो इग्नोर। अदर देन क्लियरली ट्रिवियल वाली मिसस्टेटमेंट को ही हम इवेल्युएट करके चलेंगे। सर अगर कोई क्लियरली ट्रिवियल लेवल की है तो हम उसको कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, ना ही एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्यूमुलेट भी कर लें तो भी वो मेटेरियलिटी लेवल को क्रॉस नहीं कर रही, तो हम एक्यूमुलेट करके करेंगे क्या, ना ही कम्युनिकेट करेंगे। बट सर अदर देन क्लियरली ट्रिवियल लेवल की बात हो रही है तो उसके अंदर क्या करें, इट मींस कहीं ना कहीं वो आपकी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है या कहीं ना कहीं आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए हमें। जैसे आपको मिसस्टेटमेंट मिली, आप उसको एक्यूमुलेट करोगे एंड कम्युनिकेट करोगे मैनेजमेंट के साथ ऑन अ टाइमली बेसिस। जैसे आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली, आपने एक्यूमुलेट करा, मैनेजमेंट के पास के मैनेजमेंट हमें कुछ मिसस्टेटमेंट मिली है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ठीक करो, इस मिसस्टेटमेंट को ठीक करो। जो भी आपके डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, डिस्क्लोजर के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और एज पर एएफआरएफ के अंदर दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको ठीक करो। हम मैनेजमेंट से ऐसा बोलेंगे। सर अगर मैनेजमेंट रेक्टिफाई नहीं करती तो हम जाएंगे टीसीडब्ल्यूजी के पास। टीसीडब्ल्यूजी हमें मिसस्टेटमेंट मिली है, हमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, मैनेजमेंट उसे ठीक नहीं कर रही। अब आप बोलो क्या करना चाहिए, या तो हम अपने ओपिनियन को चेंज करें या फिर आप इसको ठीक करा रहे हो। हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करके चलेंगे। सर अगर फिर भी ठीक नहीं हुई, मिसस्टेटमेंट रेक्टिफाई नहीं हुई, अब क्या करो, अब इसको हम नाम दे देते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मींस जो मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं की गई, हमको मिसस्टेटमेंट मिली थी, हमने कम्युनिकेट की थी, फिर भी करेक्ट नहीं कर रहे, तो वो बन जाती है हमारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अब जैसे ही हमारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिल गई, अब हम देखेंगे ये मटेरियल है, ये सर ये हमारी मटेरियल है, तो कहीं ना कहीं अब आपका ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। ओपिनियन आपका क्वालिफाइड भी हो सकता है, आपका एडवर्स भी हो सकता है, या फिर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा और आपको पॉसिबल इफेक्ट लगता है तो डिस्क्लेम भी हो सकता है। तो ऐसे हमारा प्रोसीजर चलता है। डायरेक्ट मिसस्टेटमेंट मिलती है तो डायरेक्ट हम वहां पे नहीं जाते कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई, नहीं।
आपको जैसी स्टेटमेंट मिलेगी, चाहे वो इमेटीरियल हो चाहे आपका मटेरियल हो, सबको एक्यूमुलेट करना, मैनेजमेंट से डिस्कस करना। मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करी, हम टीसीडब्ल्यू के पास जाएंगे, टीसीडब्ल्यू से डिस्कस करेंगे, फिर भी वो मिसस्टेटमेंट रेक्टिफाई नहीं होती तो वो हमारी बन जाती है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अब हम देखेंगे ये हमारी मटेरियल लेवल से क्रॉस कर रहा है क्या? अगर यस सर हमारी मटेरियल लेवल से क्रॉस कर रहा है तो उस केस के अंदर हमारे ओपिनियन को परफेक्ट आ जाएगा, ऐसे 705 के अंदर डायरेक्ट चले जाएंगे। इसलिए वहां पे हमने देखा था, जब हम बात करें कंक्लूजन की साइड, तो वहां पे हमने देखा था हमारा मेटेरियलिटी के अंदर 450 लगता है, हमने 320 के अंदर देख के चले थे, तो इसलिए हमारे 320 लग रहा है, क्योंकि कंक्लूजन के टाइम जब आपकी अनकरेक्टेड स्टेटमेंट मिलती है तब आप चेक करोगे ये मटेरियल है, यस सर ये मटेरियल है, तो हमारा डायरेक्ट वहां पे चला जाएगा ऐसे 705 के अंदर। तो ये आपका एक प्रॉपर है ना सीक्वेंस होता है, स्टेप्स होते हैं, कैसे आपको मिसस्टेटमेंट मिलती है तो कैसे आपका ओपिनियन तक जा सकते हो, तो वो आपका एक सीक्वेंस है। टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, एक होता है जजमेंटल मिसस्टेटमेंट, एक होता है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट मींस जो आपको मिसस्टेटमेंट सामने दिख रही है कि आपको पता है 45 लाख का बैलेंस आना चाहिए था, आपने 40 लाख का बैलेंस लिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है, जो आपके आंखों से सामने सामने दिख रही है। बट नेक्स्ट आती है हमारी जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। जजमेंटल मिसस्टेटमेंट मींस जो हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, जो मैनेजमेंट की जजमेंट्स होते हैं। सर इसमें हम एग्जैक्ट अमाउंट तो पता नहीं कर सकते अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का कितना एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए था, या जजमेंट कितनी होनी चाहिए थी, कितना अमाउंट आना चाहिए था, नहीं कर सकते। बट हम एक आइडिया तो लगा सकते हैं ना कि ये जो जजमेंट मैनेजमेंट ने ली है, ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट यूज कर रहा है वो रीजनेबल है या नहीं है। अगर ऑडिटर को लगता है जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने यूज करे वो रीजनेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जजमेंटल मिसस्टेटमेंट आ जाती है। Difference arising from the judgment of the management concerning accounting estimates that auditor consider unreasonable or inappropriate। ऑडिटर को लगता है यार ये अनरीजनेबल है या इनएप्रोप्रिएट है, बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना डिफरेंस कितने का है, तो इसलिए हम इसको जजमेंटल मिसस्टेटमेंट बोल के चलते हैं। फिर आता है हमारा प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सर ये प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होता है? फ्यूचर की मिसस्टेटमेंट नहीं। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होता है? हम कई बार सैंपलिंग करते हैं, हम सारी चीजें चेक नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलूं मेरे 1000 डेटर है, अब 1000 डेटर में मुझे पता है मैं सैंपलिंग में 100 चेक कर सकता हूं। अब मुझे पता लगा 100 चेक कर रहा था मैं, तो मुझे उसके अंदर 5 मिसस्टेटमेंट मिली। 100 डेटर आपने सैंपलिंग के बेसिस पे चेक करे, उसके अंदर आपको 5 मिसस्टेटमेंट मिली, तो अब आप प्रोजेक्ट करोगे कि अगर मैं 100 की जगह 1000 डेटर को यूज करता तो उसके अंदर कितनी मिसस्टेटमेंट मिलती? तो सर सिंपल है ना, 5 मिली मुझे 100 पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका 50 मिसस्टेटमेंट। तो ये जो 50 मिसस्टेटमेंट निकली ये एक्चुअल है क्या? नहीं सर, ये मैंने प्रोजेक्ट करी है, जितनी सैंपल की बेसिस पर निकली थी उसके बेसिस पर मैंने पूरी पॉपुलेशन की मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, इसलिए मैं इसको प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट बोल के चलता हूं। Auditor best estimates of misstatement in population involving projection of misstatement identified in the audit sample to the entire population from which sample is drawn। तो उस बेसिस पे हम उसको क्या बोल के चलते हैं? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अब आता है हमारा मेन एक्यूमुलेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। इसको स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट देना बस। यस, जब हम बात करें एक्यूमुलेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिटर एक्यूमुलेट करके चलेगा आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी मिसस्टेटमेंट आपको मिलती है उसको आप एक्यूमुलेट करके चलोगे। सर क्लियरली ट्रिवियल को भी नहीं रहे, उसको क्लियरली ट्रिवियल को हम एक्यूमुलेट करके नहीं चलते, अदर देन क्लियरली ट्रिवियल। सर अगर मैं कंफ्यूज हूं कि यार ये क्लियरली ट्रिवियल भी हो सकती है या फिर ये अदर देन क्लियरली ट्रिवियल भी हो सकती है, तो हम क्या करें? तो इस केस के अंदर आप अदर देन क्लियरली ट्रिवियल मान के चलना, कंसिडर्ड एज नॉट क्लियरली ट्रिवियल। Matter that are clearly trivial would not need to accumulate because auditor expect that the accumulation of such amount would not have material effect on the financial statement। जब हमें पता है उसका material effect ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, चाहे मैं कितना भी accumulate क्यों ना कर लूं, तो मुझे accumulate करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। When auditor determine whether the overall audit strategy and audit plan need to be revised। कब आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है? सर जैसे ही मेरी मेटेरियलिटी चेंज हो सकती है, मैं वहां पे अपना ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटेजी को चेंज करके चल सकता हूं। जैसे नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट और सर्कमस्टेंसेस दैट एनकाउंटर्ड ऑफ अदर मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट दैट कुड बी मटेरियल। आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली, उसकी नेचर से आपको लगता है या किसी सर्कमस्टेंसेस में आपको ऐसा लगता है कि और मटेरियल मिसस्टेटमेंट अवेलेबल है अभी भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान आपको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है।
अदर मिसस्टेटमेंट में भी एग्जिस्ट दैट कुड बी मटेरियल हो सकती है, उस केस के अंदर आपको वहां पे रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। नेक्स्ट, एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोच मटेरियलिटी डिटरमाइनिंग एज पर एसए 320। अगर आपको लगा कि यार वहां पे एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट आपको एक्यूमुलेट करिए जो ड्यूरिंग द ईयर वो आपकी मटेरियलिटी को एक्सीड कर रही है, मटेरियलिटी तक अप्रोच कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मटेरियलिटी लेवल को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। यस सर, कहीं ना कहीं मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस के अंदर आपको रिवाइज करना पड़ जाएगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ओवरऑल ऑडिट प्लान। ध्यान रखना, कब हम ओवरऑल ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी को रिवाइज करेंगे, या तो हमें कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट मिल गई जिसका नेचर या सर्कमस्टेंसेस ऐसा कहता है कि अदर मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है और वो भी मटेरियल हो सकती है, तो हमें रिवाइज करना पड़ सकता है। या फिर एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट जो हमने एक्यूमुलेट करी थी मिसस्टेटमेंट को, वो हमारी मटेरियलिटी लेवल को अप्रोच कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पे भी हमें रिवाइज करना पड़ सकता है। सर मुझे कोई मिसस्टेटमेंट मिली, मैंने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने एग्जामिन भी करा पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर, एंड मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी वो मिसस्टेटमेंट जो डिटेक्ट करी थी ऑडिटर ने। अब क्या करना है सर, हमें वापस चेक करना है, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके देखना है कि एक्चुअल में अभी भी वहां पे मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी, बट एक बार सेकंड वेरीफाई करके देखूंगा कि मैनेजमेंट ने एक्चुअल में करेक्ट की है या नहीं की। इसलिए ऑडिटर परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर इट इज रिमेन और नॉट। आप वो प्रोसीजर परफॉर्म करके चलोगे। सर मैंने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट यहां पे मिसस्टेटमेंट है, मैं एक्यूमुलेट करके मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैनेजमेंट उसको करेक्ट कर रही है, तो भी मैं एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके देख रहा हूं कि मैनेजमेंट ने एक्चुअल में करेक्ट किया नहीं किया, या फिर मैनेजमेंट करेक्ट करने से मना कर दिया। तो यार ऑडिटर एक काम करो, मैनेजमेंट से प्यार से पूछो, क्या मैनेजमेंट यार तू ठीक क्यों नहीं कर रही, एक बार रीजन तो बता तेरा। तो इसलिए ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजल, रीजन क्या है उसकी भी आप अंडरस्टैंडिंग लेके चलोगे। अब चाहे रीजन देखो, अब चाहे रीजन आपका रीजनेबल क्यों ना हो, रीजनेबल क्यों ना हो, क्या मैं अपना ओपिनियन को चेंज नहीं करूंगा, नहीं, आपका ओपिनियन चेंज होगा, बट आप क्या अंडरस्टैंडिंग ले लोगे तो आपको एक फायदा मिलेगा, आप अपनी रिपोर्ट के अंदर काफी अच्छे से डिस्क्लोजर दे पाओगे, इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हो। उससे हमारे ओपिनियन के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा, बट हाँ हम अंडरस्टैंडिंग लेके जरूर चलेंगे। तो ये आपकी बात थी रिगार्डिंग द, जब भी हमारे कोई मिसस्टेटमेंट को एक्यूमुलेट करते हैं, या तो क्लियरली ट्रिवियल है तो उसको एक्यूमुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदर देन क्लियरली ट्रिवियल है एक्यूमुलेट करके मैनेजमेंट से डिस्कस करो, मैनेजमेंट उसको ठीक कर देते तो वापस एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करो, मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करते तो मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लो कि यार मैनेजमेंट क्यों ठीक नहीं करी, उसके रीजंस लेके चलो। अब आता है इवैल्यूएटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सर मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की, अब वो बन गई हमारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, पर सर हमने अभी तक टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट कहां किया है, करेंगे ना, इसके अंदर कम्युनिकेट ही करेंगे। जैसे आपको मैनेजमेंट ठीक नहीं करती तो क्या होगा सर, टीसीडब्ल्यूजी से हम क्या छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट को कम्युनिकेट करें, नहीं सर, टीसीडब्ल्यूजी से छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट को कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वहां पे हम ओनली सिग्निफिकेंट बातें कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी से। तो एक काम करो, जो मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही उसको करो एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट करके देखो जो आपकी मेटेरियलिटी लेवल थी जो हमने ऐसे 320 के अंदर आइडेंटिफाई की थी उसके अप्रोच कर रही है, उसको एक्सीड कर रही है क्या, यस सर उसको एक्सीड कर रही है, तो अब आप टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करो, टीसीडब्ल्यूजी सुनो, अब जो मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही वो कहीं ना कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यूजर के डिसीजन इंफ्लुएंस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन अब चेंज हो जाएगा, तो एक काम कर, अब ठीक करना है तो कर दे, लास्ट बार ऑप्शन देता हूं, अदरवाइज ठीक नहीं करेगा तो मेरा ओपिनियन के अंदर चेंजेस हो जाएगा। तो इसलिए प्रायर टू इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑडिटर रीअसेस करके चलेगा मटेरियलिटी कि हमें रीअसेस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, हम एक बार रीअसेस करके चलेंगे एज पर एसए 320। या आपको लगता है यार जो मटेरियलिटी हमने प्लानिंग के टाइम डिसाइड की थी वही ठीक है तो आप वही लेके चलोगे, अगर आपको लगता है कि रीअसेस करना चाहिए तो आप रीअसेस करके भी चल सकते हो। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल और नॉट, क्योंकि मटेरियल होना जरूरी है जब भी हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेंगे। अगर सर वो मटेरियल है या नहीं है, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो मैं आपको 320 के अंदर बताया था, साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड, अगर कोई प्रायर पीरियड से रिलेटेड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करके चलेगा। अगर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्रायर पीरियड की, वो भी मटेरियल है, करंट ईयर में भी मटेरियल आ रही है तो भी हम उसको कंसीडर करके चलेंगे। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी द मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ध्यान रखना मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली हम कम्युनिकेट करके चलेंगे। अगर आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट हमारे लिए मटेरियल है, इंडिविजुअली आप कम्युनिकेट करके चलोगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, ओके। एंड द इफेक्ट ऑन द ओपिनियन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, आप ये भी बता के चलोगे टीसीडब्ल्यूजी को इसका इफेक्ट मेरे ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आएगा।
द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर दो टीसीडब्ल्यूजी, नहीं तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इफेक्ट आ जाएगा। अब टीसीडब्ल्यूजी ठीक करेगा तो ठीक है, अगर टीसीडब्ल्यूजी ने ठीक नहीं करा तो हमारा ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग एक और पॉइंट है, अगर सर ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करा रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी वेदर दे बिलीव दैट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर इमटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। देखो अगर हमने मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से बोला टीसीडब्ल्यूजी इसको ठीक करो, ये मेरे लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मेरे ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। टीसीडब्ल्यूजी बोल रहा है सुन ये इमटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर करें तो ये इमटेरियल है। बट आप क्या करोगे इस केस के अंदर, टीसीडब्ल्यूजी तेरे को इमटेरियल लगता है ना, एक काम कर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे मुझे। अगर तुझे इसका इफेक्ट इमटेरियल लगता है तो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे। फिर आप क्या करोगे, अ समरी ऑफ सच आइटम शैल बी इंक्लूडेड इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो एक समरी बना के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे टीसीडब्ल्यूजी से, अगर उसको लगता है कि ये इमटेरियल है इसलिए वो करेक्ट नहीं कर रहे। तो सर क्या अगर उनको लगता है इमटेरियल है, मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया, तो क्या मेरा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा क्या? नहीं, आपका ओपिनियन तो मॉडिफाई होगा ही होगा, आपका ओपिनियन तो मॉडिफाई होगा ही होगा। हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम रीजन लिख सकते हैं कि यार टीसीडब्ल्यूजी ने इसलिए करेक्ट नहीं किया, हम अपने फाइनेंस अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रीजन लिख के चल सकते हैं। हमारा मॉडिफाई तो होगा ही होगा ओपिनियन, क्योंकि हमें यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली, वो भी अनकरेक्टेड वाली, टीसीडब्ल्यूजी ने ठीक नहीं करी। हमें ओपिनियन में जो लगता है कि यार ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है तो हम अपना ओपिनियन को मॉडिफाई करके चलेंगे, टीसीडब्ल्यूजी चाहे कुछ भी सोचता रहे। तो ये पूरा पूरा आपका एसए 450 था। थोड़ा सा अगर आपको कुछ वॉइस में चेंजेस लग रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा गला खराब है, कोई नहीं, बट हम अच्छे से रिवाइज करके ऑलरेडी चल रहे हैं। देखो ऐसे 450 की बात की, मुझे मिली मिस स्टेटमेंट, वापिस देख रहे हैं, मुझे मिली मिस स्टेटमेंट, ये अदर देन क्लियरली ट्रिवियल होनी चाहिए, अदर देन क्लियरली ट्रिवियल। मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा एक्यूमुलेट। यस सर मैंने एक्यूमुलेट करा, फिर मैं इसको कम्युनिकेट करके चलूंगा मैनेजमेंट से। अब दो ऑप्शन होंगे, या तो मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया, यस सर मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया, एक काम कर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करो, एंड चेक करो कि एक्चुअल में ठीक हुई या नहीं हुई। सर अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो इस केस के अंदर एक काम करो, यहां पे अंडरस्टैंडिंग लो रीजंस की, रीजन ऑफ रिफ्यूजल, आप इसको बना के चलो अपने हिसाब से। फिर जैसे मैनेजमेंट ने रिफ्यूज करा, हम क्या करेंगे, अब रीअसेस करके चलेंगे मटेरियलिटी को, प्लस में हम कंसीडर करेंगे वेदर इट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, क्योंकि करेक्टेड नहीं है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। यस सर हमारी ये अभी भी मटेरियल है, तो इस केस के अंदर आप क्या करो, टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करो। क्या क्या कर रहे हैं, टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करके चलेंगे, इंपैक्ट इन अवर ऑडिट रिपोर्ट। अगर भाई इनको लगता है कि ये हमारे लिए इमटेरियल है, किसको लगता है, टीसीडब्ल्यूजी को, तो उस केस के अंदर हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेंगे, बट हमारे ओपिनियन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा इस पर्टिकुलर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का। हमें मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई करके ही चलेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोसीजर है ऐसे 450 का। अगर फिर भी अनकरेक्टेड रहती है तो हम ऐसे 705 के अंदर ओपिनियन मॉडिफाई करके चलेंगे, क्योंकि अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात हो रही है, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी से हमने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात की है। तो ये आपको ऐसे 450 का ये आपको सीक्वेंस समझना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो ये आप सीक्वेंस समझ लोगे तो बस फिर हमारा ऐसे 450 के अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, देयर मे बी सर्कमस्टेंसेज वेयर ऑडिटर कंक्लूड दैट क्लासिफिकेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल इवन इफ इट एक्सीड द मटेरियलिटी लेवल। सर ये क्या बात हुई,
जब एक्सीड कर रही है मटेरियलिटी लेवल, तो हमारे लिए वो मटेरियल होना चाहिए ना, फिर इन्होंने मटेरियल क्यों नहीं मान के चल रहा? वो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल है कि सर मुझे ना कोई मेरी इन्वेस्टमेंट थी शॉर्ट टर्म, अब इसको वैसे तो आना चाहिए था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती थी, तो आना चाहिए था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने कहां लिख दिया? इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो भी करंट इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर लिख दिया। यहां पे अमाउंट अमाउंट सब ठीक है, सारी चीजें ठीक है, बट क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंस कर दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जगह इन्वेस्टमेंट के अंदर लिख दिया। बट मिसस्टेटमेंट तो होती है ना सर, हमने देखा था मिसस्टेटमेंट कैसे आ सकती है? अमाउंट की मिसस्टेटमेंट हो सकती है, डिस्क्लोजर की मिसस्टेटमेंट हो सकती है, हमारी प्रेजेंटेशन की मिसस्टेटमेंट हो सकती है, क्लासिफिकेशन की मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो सर ये तो क्लासिफिकेशन की मिसस्टेटमेंट है, बात आपकी ठीक है, बट ऑडिटर को लगता है यार ये इतनी बड़ी मिसस्टेटमेंट नहीं है। मैं आपको बोलूं सर हमारी 10 लाख मटेरियल मिसस्टेटमेंट की लेवल थी, मटेरियलिटी लेवल थी 10 लाख, और ये मिसस्टेटमेंट है आपकी 12 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपकी लेवल से तो क्रॉस कर रहा है, बट ऑडिटर ने कंक्लूड करा यार कहीं ना कहीं ये ना हमारे लिए मटेरियल नहीं मानी जाएगी। ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में ऑडिटर कहता है नहीं यार हम इसको मटेरियल मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। ऑडिटर को ऐसा लगता है, तो वहां पे उस केस के अंदर वो मान के नहीं चलेगा, तो भी चल जाएगा। There may be circumstances where auditor conclude the classification misstatement is not material, only related to classification, amount का difference होगा वो मान के चलेंगे। Classification misstatement is not material in the financial statement as a whole, even if it exceed the materiality level, तो भी हम क्या कर सकते हैं उस केस के अंदर हम मटेरियल मान के नहीं चलेंगे, तो भी चल जाएगा, अगर ऑडिटर कंसीडर करके चलता है, ऑडिटर कंक्लूड करके चलता है तो। सर अगर हम ऐसे 240 की बात करें, हमें कोई मिसस्टेटमेंट मिली, मटेरियल नहीं है, मिसस्टेटमेंट मिली बट ड्यू टू फ्रॉड है, ड्यू टू फ्रॉड है, तो उस केस के अंदर चाहे वो मटेरियल क्यों ना हो, बट आपको अदर एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। इवन इफ साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल, तो भी आप कंसीडर करके चलोगे, क्योंकि यहां पे फ्रॉड की बात आ गई। फ्रॉड हमारा ऐसे ही नहीं होता, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, एम्प्लॉय इन्वॉल्व होगा, इसलिए आपको अदर एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। Cumulative effect of immaterial uncorrected misstatement related to prior period may have material effect on the current period financial statement। सर इसका मतलब क्या है? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, आपको प्रीवियस ईयर में कोई मिसस्टेटमेंट थी जो कि इमेटीरियल थी, मैं यहां पे लेके चलता हूं, प्रीवियस ईयर में हमारा मेटेरियलिटी लेवल थी 5 लाख, आपको मिसस्टेटमेंट थी सर हमारी 3 लाख की, या एक काम करते हैं थोड़ा सा हाई ले लेते हैं अमाउंट, हमारा मेटेरियलिटी लेवल थी 15 लाख की, हमारी मिसस्टेटमेंट थी सर 11 लाख की, तो कहीं ना कहीं ये मिसस्टेटमेंट हमारे लिए इमेटीरियल थी प्रीवियस ईयर में। यस सर प्रीवियस ईयर में इमेटीरियल थी, बट अब वो रिजोल्व ही नहीं हुई मिसस्टेटमेंट। बट करंट ईयर में क्या हुआ सर? करंट ईयर में हमारी मेटेरियलिटी लेवल चेंज हो सकती है, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे प्लानिंग के टाइम। अब मेरी वो मेटेरियलिटी लेवल हो गई 10 लाख, बट वो मिसस्टेटमेंट अभी तक रिजोल्व हुई नहीं सर, अभी तक रिजोल्व नहीं हुई, तो जो मेरी प्रीवियस ईयर की मिसस्टेटमेंट थी, जो मैं प्रीवियस ईयर में इमेटीरियल मान के चलता था, कितने की सर? 11 लाख की, तो कहीं ना कहीं अब ये करंट ईयर में मटेरियल हो गई ना, ये सर करंट ईयर में मटेरियल हो गई, तो वो भी आप कंसीडर करके चलोगे। जरूरी नहीं है प्रीवियस ईयर में कोई इमेटीरियल मिसस्टेटमेंट हो तो करंट ईयर में भी इमेटीरियल होगी, वो डिपेंड करेगा आपके मटेरियलिटी लेवल के ऊपर, आपकी मटेरियलिटी लेवल करंट ईयर में कितनी है, प्रीवियस ईयर में कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करके चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव करके देखेंगे, प्रीवियस ईयर की कोई इमेटीरियल मिसस्टेटमेंट करंट ईयर में मटेरियल है, तो आप वो भी कंसीडर करके चलोगे। Cumulative effect of immaterial uncorrected misstatement related to prior period may have material effect on the current period financial statement, आप वो भी कंसीडर करके चलना। If there are large number of individual immaterial uncorrected misstatement, ऑडिटर में कम्युनिकेट द नंबर एंड ओवरऑल मॉनिटरी इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट। अगर आपको लगता है यार काफी ज्यादा मिसस्टेटमेंट है, छोटी छोटी काफी ज्यादा मिसस्टेटमेंट है, छोटी इट मींस क्लियरली ट्रिवियल नहीं, इट मींस इमेटीरियल वाली, हाँ इमेटीरियल वाली आपकी काफी ज्यादा मिसस्टेटमेंट है, तो एक काम करना आप कम्युनिकेट कर लेना नंबर एंड ओवरऑल मॉनिटरी इफेक्ट कितना है, आप वो दो चीजें कम्युनिकेट करके चलना। नॉर्मली हम इंडिविजुअल कम्युनिकेट करके चलते हैं, हमने देखा था हम टीसीडब्ल्यूजी से भी इंडिविजुअल मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कम्युनिकेट करके चलेंगे, बट यहां पे हम
क्या कर सकते हैं, नंबर एंड ओवरऑल मॉनेटरी इफेक्ट को भी दोनों डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है लार्ज नंबर ऑफ इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आप ऐसा करके चल सकते हो। तो ये आपका पूरा पूरा ऐसे 450 था। देखो थोड़ा सा टेक्निकल है 320 भी और 450 भी। अगर आप जस्ट ऐसे ही रीड कर लोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये प्रोसीजर चलो ठीक है, बट एक्चुअल में आप प्रैक्टिकलिटी पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके कितने प्रैक्टिकल सिनेरियो बन सकते हैं। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ प्रीवियस अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, या फिर आपका करंट ईयर में कोई मटेरियल था और फिर उसको क्यूमुलेट कर रहे हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या फिर आपके साइज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। काफी सारे सिनेरियोस बन के चल सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम ऐसे 450 के। Discuss the impact of uncorrected misstatement identifying during the audit and the auditor response to the same. इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है, the auditor of XY and company has intimated the management that certain misstatement identified during the course of audit need to be corrected. As a auditor, discuss the impact of such misstatement in case management does not carry out the such correction. देखो अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर देती तो हम एडिशनल प्रोसीजर पर के चेक करते कि वो मिस्टेटमेंट ठीक हुई नहीं हुई, बट मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करी तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, फिर हम रीअसेस करके चलेंगे मटेरियलिटी को, अगर जरूरत है तो हम रीअसेस करके चलेंगे एज पर 320। फिर हम देखेंगे जो हमें अनकरेक्टेड मिस्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही वो हमारे लिए मटेरियल है या नहीं है। वो डिपेंड करेगा हमारा नेचर एंड साइज ऑफ मिस्टेटमेंट पे, और प्रायर पीरियड की कोई अनकरेक्टेड मिस्टेटमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करके चलेगा। फिर हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करके चलेंगे, तो वही पूरा पूरा आपसे प्रोसीजर पूछा गया। सर अगर कोई हमारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो उसके इसके अंदर मटेरियल है या नहीं, हम वो चेक करके चल रहे हैं साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट पे। सेकंड, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो रिलेटेड टू प्रायर पीरियड है उसको भी हम चेक करके चलेंगे। फिर ऑडिटर कम्युनिकेट करके चलेगा टीसीडब्ल्यूजी से अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ध्यान रखना अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम्युनिकेट करके चलेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे, और एग्रीगेट में है ओपिनियन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट आपको कम्युनिकेट करके चलना। ऑडिटर कम्युनिकेट सेल आइडेंटिफाई मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली। फिर अगर प्रायर टू इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आपको 320 में क्या कर सकते हो, रीअसेस करके भी चल सकते हो, वहां पे आप रीअसेस करके भी चल सकते हो, जो हम बात करके चल रहे थे ऐसे 320 के अंदर। फिर अगर मैनेजमेंट के हिसाब से उनको लगता है कि यार ये हमारी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करके चल सकता है, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक समरी होगी आइटम्स की जो इंक्लूड होगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर, पर हमारा ओपिनियन उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। इफ मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया टू एडजस्ट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर, तो उस केस के अंदर हम क्या करते थे, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है तो हम अंडरस्टैंडिंग लेके चलते थे, उसके रिगार्डिंग हम अंडरस्टैंडिंग लेके हम उसके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करके चलेंगे। तो ये पूरा पूरा एक ही क्वेश्चन है हमारा ऐसे 450 के अंदर, बट क्वेश्चन से ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर प्रोसीजर कैसे वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपसे स्पेसिफिकली कुछ नहीं पूछा, इसमें आपसे ये पूछा गया कि इंपैक्ट क्या होगा अगर आप मैनेजमेंट ठीक नहीं करती, तो आपका इंपैक्ट क्या होगा, पूरा प्रोसीजर क्या होगा। तो आपको प्रोसीजर दिमाग में आना चाहिए कि हमें कैसे मिसस्टेटमेंट मिलती है, हम उसको मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, वो नहीं करेगी ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हम रीअसेस करके चलेंगे, फिर रीअसेस करने के बाद हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को चेक करेंगे, अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, फिर टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पर कम्युनिकेट करेंगे, अगर उनको लगता है इमटेरियल है तो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे। तो ये आपका पूरा पूरा प्रोसीजर हम उस वे के अंदर करके चलेंगे, पूरा प्रोसीजर को परफॉर्म करके चलेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। हमने ऐसे 320 और ऐसे 450 को पूरा पूरा अच्छे से कवर करके चले हैं। तो ऐसे 320 450 का रिवीजन करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी हम इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिवीजन कर लेंगे ऐसे 320 और 450 का। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर ऐसे 402 का ले आएंगे। 402 के बाद हमारी 200 सीरीज हो जाएगी, 300 सीरीज हो जाएगी, 400 सीरीज हो जाएगी। फिर इसके बाद एक बार हम 600 सीरीज को कंप्लीट करेंगे, फिर हम 500 सीरीज और 700 सीरीज और 800 सीरीज बचेगी, वो हम कंप्लीट करके चलेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। सो थैंक यू गाइस।